गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उज्जैन में कुंभ जैसा दिव्य व भव्य नजारा देखने को मिला। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में नागा साधुओं की शाही पेशवाई निकाली गई। इसमें रथ, घोड़े, बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों ने नगर भ्रमण किया। पेशवाई के बाद संतों व नागा साधुओं ने सिंहस्थ परंपरा के अनुसार नीलगंगा सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान मां नीलगंगा की महाआरती भी की गई व 1.25 क्विंटल हलवे का भोग अर्पित किया गया। गंगा दशहरा पर्व के अंतर्गत शाम को मां नीलगंगा का विशेष श्रृंगार कर भव्य आरती की गई। वेणुनाद नृत्य अकादमी की बालिकाओं ने गंगा स्तुति की सुंदर प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं के लिए शिवांजलि गार्डन में भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज सहित अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, जगत गुरु वीरभद्र नंदगिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी महाराज, श्रद्धागिरी माता जी, चेतनागिरी माता जी, शांति स्वरूपानंद जी महाराज, भगवतानंद गिरी जी महाराज एवं शिलेशानंद गिरी जी महाराज समेत अनेक संत व नागा साधु मौजूद रहे। यह आयोजन गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उज्जैन की धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। उन्होंने मां नीलगंगा की आराधना में भाग भी लिया। हर वर्ष की भांति आज भी जो नीलगंगा में हमारा शाही स्नान होता है, जिसको हमने अमृत स्नान का नाम दिया है। सभी अखाड़े जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं, चाहे वो सन्यासी हो या वैष्णव संप्रदाय हो, सभी यहाँ आकर के स्नान करते हैं। इसके लिए जो पहल जो है श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, उन्होंने ये पहल की है और बहुत अच्छी पहल है। आने वाले समय में यहाँ लाखों की संख्या में लोग स्नान करेंगे। आपने देखा होगा इससे पूर्व में यहाँ की स्थिति सही नहीं थी। जब से हरिगिरी जी महाराज आए तब से यहाँ बहुत ही अच्छा स्वच्छ जल है और बहुत बढ़िया मंदिर बना है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में छात्रों से उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल बनवाने, कोडिंग करवाने का आरोप लगा है। छात्र नेता डॉक्टर बबलू खींची ने मीडिया के साथ में पहुंचकर मौके पर इसके वीडियो भी बनाए। डॉक्टर बबलू खींची ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में कई प्रकार की धांधली चल रही, इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों से इस प्रकार का काम कराना नियम के विरुद्ध है, गोपनीयता भंग होती है, यह एक प्रकार का अपराध भी है। कुलपति अर्पण भारद्वाज ने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने छात्रों को विजिट के तौर पर गोपनीय शाखा में बुलवाया था। जिस प्रकार से कार्य होता है यह उन्हें दिखाया जा रहा था। किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं चल रही है। हालांकि जब छात्र नेता ने कुलपति से पूछा कि विद्यार्थियों से यह काम क्यों करवाया जा रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि कर्मचारी कम होने के कारण यह बच्चे कॉपियों का बंडल बनाकर थैले में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद बच्चों को बुलवाया है, यह बच्चे पढ़ते हैं परंतु अभी काम करने के लिए इन्हें बुलवाया गया है। कुलपति के जवाब से विश्वविद्यालय पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र नेता ने कुलपति से कहा कि पिछले 1 माह के भीतर विक्रम विश्वविद्यालय की अलग अलग 4 परीक्षाएं रद्द करना पड़ी हैं, क्योंकि परीक्षा कक्ष में जो प्रश्न पत्र पहुंचा वह गलत विषय का पहुंच गया। आज भी बीए द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र गलत पहुंचाने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कुलपति ने स्वीकार करते हुए कहा कि पूर्व की गड़बड़ियों की जांच चल रही है, पेपर गलत मिलने के कारण परीक्षा निरस्त करना पड़ती है। कुल सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है और जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लग रहा है। पेपर लिफाफे के अंदर मैं नहीं देख सकता। 5 बार किसी पे कार्रवाई करेंगे क्या? तो करेंगे ना, करेंगे। 5 पेपर हो गए सर, ऐसा थोड़ी मतलब। तो ये बच्चे हैं कौन सर? बच्चे का काम करने के लिए बच्चों को बुलाया, परमिशन लेकर। बच्चे थोड़ी काम कर सकते हैं सर। बच्चे थोड़ा कोई दूध पीते बच्चे। अरे ये स्टूडेंट है सर। अरे तो स्टूडेंट है तो क्या होगा? हमारे काम करवाओ सर, हमारे को लगाओ। आपको बुला लो, दो आदेश करो सर। आदेश चलो। किसकी? आपकी मेरी स्टूडेंट तो स्टूडेंट के। अरे सर गोपनीय किसके अंडर में? अरे सर आप मेरी बात श्रीमान नहीं, तो आप कौन हो सर? अच्छा सर आप कौन हो? मैं रजिस्ट्रार हूँ। हाँ तो रजिस्ट्रार आपको नहीं पता सर क्या कि वहाँ बच्चे काम कर रहे?
कोई लिखित आदेश से अरे सर मेरी बात सुनो, कॉलेज के बच्चे बंडल बना रहे, कापी चेक कर रही है। बबलू भैया बैठ जाओ। नहीं सर, मेरी बात करो सर, मैं कोई आराम नहीं, मेरी बात तो सुनिए सर। सुन रहा हूँ मैं। आप मेरी सुनिए, इन जैसे जो बच्चे हैं ना, जो काम कर रहे हैं ना, जो बंडल बना रहे हैं, इन जैसे बच्चों की वजह से 4 बार परीक्षा निरस्त हो गई गलत पेपर बंडल भरने के। तो इसका कौन दोषी सर? दूसरे सर नाम तो बताओ सर। ये विश्वविद्यालयों में पढ़ना, जो विश्वविद्यालय में यूटीडी जो है ना, सुनो मेरी हाँ, बात, ये परीक्षा जो है ना, ये नॉन सीबीसीएस है, ये सीबीसीएस के बच्चे हैं जो कि इन परीक्षाओं से जिनका संबंध नहीं। आप ये परीक्षा भिन्न है, वो परीक्षा भिन्न है, वार्षिक परीक्षा है। ये विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जिनको के कर्मचारियों कम होने के कारण बंडल केवल उठा के बोरियों में डाल रहे हैं। आप आगे देखो, इधर तो देखो बंडल, अरे उठा के हम थोड़ी देखेंगे हाँ, सर। तो चलो, मेरी बात देखे बगैर फिर आप बोलोगे तो फिर क्या बात है? विक्रम विश्वविद्यालय में अभी कुछ महीनों से एक भयंकर रैकेट चल रहा है जो बहुत भयंकर अनियमितता है। इसमें कॉन्फिडेंशियल विभाग में, गोपनीय विभाग में स्कूल कॉलेज के बच्चे आके काम कर रहे थे। वो कौन सा काम कर रहे हैं? जो विशेष काम रहता है बच्चों के, मतलब छात्रों के भविष्य का काम। वो कापियाँ छटनी कर रहे थे, बंडल बना रहे थे, बंडलों पे कोड डाल रहे थे और उनकी गिनती कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। यह काम विश्वविद्यालय के उच्च लेवल के अधिकारी द्वारा किया जाता है और ये विशेष रजिस्ट्रार और वीसी के अंडर रहता है और यहाँ पे फिर एक परीक्षा नियंत्रक भी है, उनके अंडर में रहता है। ये सब एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप ले जाओगे इसमें साबित, क्योंकि किसी भी अन्य व्यक्ति को गोपनीय विभाग में एंट्री नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो जिम्मेदार है उन पे अभी त्वरित कार्रवाई है। हमने एक रैकेट पकड़ा है जिसमें बहुत सारे उनको अभी हमारे सारे वीडियो में काफी को बंडल बना जी। देखिए, परीक्षा का जो गोपनीय विभाग है उसमें पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता में अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं है और संपूर्ण गोपनीय विभाग वहाँ पर उपस्थित है और सभी की देखरेख में, केवल चूँकि बहुत लंबा समय से परीक्षाएं चल रही हैं और हमें परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित करने की आवश्यकता है, जिससे कि विद्यार्थी आगे, आज ही हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन MBA की काउंसलिंग शुरू कर रहा है। उसके लिए उनकी अपेक्षा है कि 10 तारीख के पूर्व परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएं। तो चूँकि समय में परीक्षा परिणामों को घोषित करने की मर्यादा है, इसलिए केवल बंडलों को छंटवाना, कक्षावार अलग अलग करके रखने के लिए हमने कुछ ऐसे विद्यार्थियों का जिनका कि इन परीक्षाओं से कोई संबंध नहीं है, वे इस विश्वविद्यालय की इस परीक्षाओं से, जो परीक्षाएं जारी हैं, इससे उनका कोई संबंध नहीं है, केवल उनको अलग अलग करने के लिए बुलाया गया था। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज गंगा दशहरे के पावन पर्व पर करीब 100 बच्चों द्वारा भगवान महाकालेश्वर को नृत्यांजलि प्रस्तुत की जा रही है। कल सुबह भस्म आरती के बाद से शुरू हुआ सतत महाकाल नेत्र आराधना का यह सिलसिला रात को भगवान की सायकालीन आरती तक चलेगा। इसमें कलाकारों के द्वारा शिव पंचाक्षर व शिव तांडव समेत महाकाल आरती की जाएगी। रसराज प्रभात नृत्य संस्था के बैनर तले महाकाल नृत्य आराधना का यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 50 साल की उम्र तक के कलाकार शामिल हैं। बड़ोदरा व गुजरात से भी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। संस्था की अध्यक्ष साधना मालवी व सांस्कृतिक सचिव प्रणाली चौहान ने बताया कि विश्व में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहे, इसी भाव को लेकर हर साल भगवान महाकालेश्वर की घुंघरू के माध्यम से बच्चे 18 घंटे तक सतत नृत्य आराधना करते हैं। जिस तरह अखंड रामायण पाठ की जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ भगवान के श्री चरणों में अखंड नृत्यांजलि होती है। देश में सुख, समृद्धि व अच्छी वर्षा के साथ ही सरहदों पर डटे भारतीय सेना के जवानों को, माता बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए भगवान महाकालेश्वर और अधिक अपना बल व शक्ति प्रदान करें, से कामना को लेकर यह नृत्यांजलि प्रस्तुत की जा रही है। इसका समापन भगवान महाकालेश्वर की शयन आरती के साथ ही होगा। ये प्रतिवर्ष हम गंगा दशहरे पर अलग अलग कामनाओं को लेके प्रस्तुतियाँ करते हैं और ये हमारी संस्था है रसराज प्रभात नृत्य संस्थान, जो पिछले 36 वर्षों से इस कार्यक्रम को करती चली आ रही है। हमारी ये नृत्यांजलि परंपरा है जिसके माध्यम से हम घुंघरू के माध्यम से बाबा महाकाल के श्री चरणों में अपनी नृत्यांजलि अर्पित करते हैं। इस बार हमारी ये कामना है कि हमारे जो पूरे भारतवर्ष में सुख समृद्धि बनी रहे और हम ये चाहते हैं कि इस समय जो मोदी जी के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो हमारे
वहाँ जो पहलगाम में जो लोग शहीद हो गए थे उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके ऑपरेशन को सफल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं बाबा महाकाल से। थोड़ा सा पीछे हो जाओगे आप, मैं वीडियो बच्चे बाहर से भी आए हुए हैं। कुछ बच्चे कोटा से आए हैं, कुछ बड़ोदरा से आए हैं, ऐसे करके बाहर के बच्चे भी आए हैं। और आज के दिन हम लोगों ने इसलिए चुना कि आज के दिन गंगा नदी जो अपवित्र हो गई थी वो शिप्रा में मिलके पवित्र हुई थी। हमारी शिप्रा को मोक्षदायिनी कहा गया, इसलिए आज का दिन हमारे गुरुजी ने चुना था। आज का दिन इसलिए चुना है कि गंगा शिप्रा में मिलके पवित्र हुई थी, इसलिए शिप्रा को मोक्षदायिनी का हिस्सा माना गया है, रूप माना गया है, इसलिए आज के दिन चुनरी उड़ाई जाती है शिप्रा नदी को। तो हमारे गुरुजी ने इसी परंपरा को पिछले 36 वर्षों पहले उन्होंने इसकी परिकल्पना करी और यहाँ पर आकर मंदिर के प्रांगण में और मंदिर के नंदी हाल में नृत्यांजलि अर्पित करी। और पहले हम लोग ये 24 घंटे की करते थे, अब ये समय और प्रोटोकॉल्स के कारण हम लोग ये 18 घंटे की दिन की कर लेते हैं। पहले नहीं तो हम 24 घंटे रात भर में भी यहाँ पर नृत्यांजलि चलती थी। मध्य प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी निवेशकों के अनुकूल है। उज्जैन नगरी हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इसके तहत 10 से 30 प्रकार की अनुमतियां ऑनलाइन समय सीमा में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में होटल्स, रिजॉर्ट एवं अन्य प्रकार की पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूंजी निवेश पर 15 से 30% का अनुदान शासन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि निवेशक स्पिरिचुअल एवं वेलनेस के क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आए, उन्हें शासन द्वारा हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये वह उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एवं वेलनेस समिट 2025 में पैनल डिस्कशन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एवं आनंद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समिट के दौरान 2 सत्रों में पैनल डिस्कशन आयोजित किए गए। इसमें विषय विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चाएं की। प्रथम सत्र के पैनल डिस्कशन में योगा निसर्ग एवं वैदिक योगा स्कूल के संस्थापक स्वामी चेतन हरि, एवियन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रमेश वॉरियर, अपोलो आयुर्वेदिक प्रोजेक्ट लीडर डॉक्टर मेघा के.एल, लाइसोर होटल्स के डायरेक्टर मुकुंद प्रसाद, इकोनॉमिक्स टाइम्स की एडिटर दीपशिखा, प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन तथा आनंद विभाग राघवेंद्र कुमार सिंह ने भाग लिया। दूसरे सत्र के पैनल डिस्कशन में प्रमुख सचिव संदीप यादव, वीपी कैल, आयुर्वेदिक ग्रुप की मोना वालिया, तिरुपति एसेट्स के डायरेक्टर महेश परियानी, IIM इंदौर के डायरेक्टर हिमांशु राय, ताइवान इंडिया आयुर्वेदिक एसोसिएशन के संस्थापक शुभम अग्निहोत्री, सपोर्ट्स फिटनेस कोच विजय ठक्कर, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव कविता गर्ग, इकोनॉमिक्स टाइम्स की आशुतोष सिन्हा ने भाग लिया। विस्तार से चर्चाएं भी हुई। प्रमुख सचिव संदीप यादव ने कहा कि देश में मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी वेलनेस पॉलिसी है। उज्जैन में रोजाना 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी यहां पर पहुंचते हैं। 2000 करोड़ का जो इंसेंटिव था वो सारे हमारे इन्वेस्टर्स को बांट दिया गया। तो नवंबर, दिसंबर, सितंबर के केसेस भी सारे पैसे दिए जा चुके हैं। बाकी राज्यों जैसा नहीं है कि आप आज 2000 करोड़ का जो इंसेंटिव था वो सारे हमारे इन्वेस्टर्स को बांट दिया गया। तो नवंबर, दिसंबर, सितंबर के केसेस भी सारे पैसे दिए जा चुके हैं। बाकी राज्यों जैसा नहीं है कि आप आज इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से की। तीसरा सेंट्रल पीस जो हमारी इन सारी पॉलिसीज का है वो ये कि आपको ईज ऑफ
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनवर पटेल ने एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह का दौरा किया। वहीं ईद उल अजहा की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने ईदगाह इबादत परिसर की रंगाई पुताई, साफ सफाई, साज सज्जा का निरीक्षण किया, दिशा निर्देश भी दिए। डॉक्टर पटेल ने बताया कि ईद की नमाज शनिवार को सुबह 6:30 बजे की जाएगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 250 वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे जो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालेंगे। पार्किंग स्थल को भी सुचारू व सरल बनाया गया है। शहर के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट व समाजसेवी SM हुसैन ने भी कई सुझाव दिए। इनका डॉक्टर पटेल ने स्वागत भी किया। इस अवसर पर CEO महोदया, कार्यालय स्टाफ, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर पटेल ने बताया कि अगले चरण में ईदगाह परिसर की साफ सफाई कर दी गई है। उन्होंने सभी से ईद की नमाज के दौरान शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 7 तारीख को ईद होने वाली है। ईद की नमाज होगी और एशिया की सबसे बड़ी ईदगाह, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद दोनों ही भोपाल में मौजूद हैं। और यहाँ लाखों की तादाद में जब नमाजी आते हैं तो वक्फ बोर्ड और औकाफ अम्मा मिलकर उसके इंतज़ामात करती हैं। यहाँ देख रहे हैं कि चारों तरफ रंगाई पुताई का काम औकाफ अम्मा ने बहुत अच्छे से करवाया है और नमाजियों को सहूलियत हो इसलिए बड़ी पार्किंग, और पार्किंग में मलबा भर के और उसको समतलीकरण करने का काम भी बड़ी मात्रा में हुआ है। साथ ही जो लोग आएंगे उनके लिए सफ़े ठीक से बने, उनकी नमाज ठीक से हो, इसके लिए लगभग 250 वॉलंटियर्स का इंतज़ाम पहली बार औकाफ अम्मा वक्फ बोर्ड ने किया है। मैं इस काम में लगे हुए सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस नीयत से इस काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, ऊपर वाले से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस काम को कबूल करे और इस काम में बरकतें अता फरमाए। उज्जैन में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की नगर कार्यकारिणी ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर पुजारियों का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महासंघ के नगर अध्यक्ष मंगल पुजारी ने बताया कि उन्हें और उनके पदाधिकारियों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। मंगल पुजारी ने बताया कि उन्हें 24 मई 2025 को एक व्यक्ति ने फोन कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। कहा कि वह माली होने के नाते उज्जैन नगर के पुजारियों के अध्यक्ष नहीं बन सकते। इसके अलावा उन्होंने अन्य पदाधिकारियों को भी जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। महासंघ ने आरोप लगाया है कि यह नंबर जयराज चौबे का है, जो अपनी पत्नी सारिका गुरु के साथ मिलकर नगर के मंदिरों में जाकर पुजारियों को धमकाते हैं, मंदिर से हटाने की धमकी देते हैं। महासंघ ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से मांग की है कि जयराज चौबे व सारिका गुरु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे नगर के पुजारी भय के वातावरण से मुक्त होकर मंदिरों में भगवान की सेवा पूजा कर सकें। ज्ञापन सौंपने वालों में नगर कार्यकारिणी के राकेश जोशी, ऋषभ त्रिवेदी, विकास पुजारी, विशाल पुजारी, अमृतेश त्रिवेदी, राम शर्मा, किशन पांडे, आशीष ठक्कर, रुपेश मेहता मुख्य रूप से यहां पर मौजूद है। महासंघ ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि पुजारियों को न्याय मिल सके। उज्जैन नगर कार्यकारिणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भामाशाही महेश पुजारी जी द्वारा एक समिति गठित की गई है पूरी नगर कार्यकारिणी की, जिसमें सभी प्रकार के सभी वर्गों को उस समिति में उस कार्यकारिणी में लिया गया, मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष के रूप में अपन सेवा के रूप में हुए तो जसराज चौबे जी बोले कि आप कैसे बन गए, ब्राह्मण सब मर गए क्या, जाति सूचक शब्द। मैंने उनको अवगत कराया कि जो हमारे जो गुरुजी है उन्होंने सभी को समावेश समझ के सभी प्रकार के लोगों को लिया। उन्होंने ऐसा भी बोला कि आप जो है बुकी माता पे दलित पुजारी है, जो अपने 24 खंबा पे है, तो गुरुजी ने सभी को समावेश बनाकर सभी प्रकार के सभी वर्गों के लोगों को और जैसे मतलब देवता है 20 प्रकार के पुजारी है और वहाँ की वंश परंपरागत चली गई है। और ये बोले कि मैं वंश परंपरागत ख़त्म कर दूँगा, कानूनन लड़ता हूँ, कानूनन तुम्हारी वो करूँगा।
चाहते हैं कि ये इन्हें ज्ञापन दे और ये हमको चमकाते बार बार कि तुम कैसे बन गए, दलित होने के कारण या ओबीसी होने के कारण हम पुजारी बने क्या। पुजारी महासंघ पुजारी अखिल भारतीय पुजारी संघ ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने जो नवीन अध्यक्ष नियुक्त किए हैं उनके विरुद्ध कुछ कथित ब्राह्मण लोग या जो भी हैं कुछ विभिन्न नंबरों से, मोबाइल नंबरों से इन्हें दोष दपट दे रहे हैं कि आप कैसे अध्यक्ष बन गए, क्या ब्राह्मण नहीं रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी इन लोगों ने, इनके संघ ने जो नियुक्त किया है उसको परिपालन में लेना चाहिए। और जो ज्ञापन दिया इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे कलेक्टर महोदय इसको संज्ञान में लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।